हेलो लर्नर्स, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेड सेकंड इंग्लिश से 2026 की, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। आप को ये ध्यान है कि आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा अपडेशन है, स्पेशली लिटरेचर के जो अपडेशन है उससे विद्यार्थी स्टूडेंट्स बड़े चिंतित हैं। और हमने आपके इन सारी बातों को देखते हुए इसमें बहुत बारीकी से इंच बाय इंच रिलेटिंग एग्जाम पर्पसेस को प्रिपेयर किया ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इसे स्किप न करें, पूरा सुने, तो आपके लिए मैं आपको गारंटी से बात करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, हिस्टोरिकल नॉवल। इसमें हम बात करेंगे थीम, टाइटल, सेटिंग, कैरेक्टर्स और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि ये किस तरह से आपका जो है मैसेज देता है, इसकी थीम क्या है। तो आप समझ गए। आपका आओ बात करते हैं टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की जब बात आती है तो आपके कोर्सेज में, आपने यूनिवर्सिटीज में और किसी एकेडमिक कोर्सेज में भी पढ़ा होगा। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसा नाम है जो स्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए। और ये जो हमारा आज जो डिस्कस करने का हमारा जो नावल है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये हिस्टोरिकल प्ले है। कैसा है? हिस्टोरिकल प्ले है, हिस्टोरिकल नॉवल है, सॉरी। अब आप ये देखें हिस्टोरिकल नावल, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कैसा नावल है? हिस्टोरिकल है, लेकिन ये हिस्टोरिकल नॉवल के रूप में सेकंड है। चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये नावल हिस्टोरिकल नावल है। ध्यान रहे, कैसा? हिस्टोरिकल। और कौन सा? सेकंड नंबर का। इसका पहला एक नावल रहा, जो वो आपका जो नावल है, वो पहला नावल जिसका नाम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए आपका ये टाइटल जो आपके कोर्स में है, इसका पहली बात तो यदि अल्टरनेटिव टाइटल की बात आती है तो इसका कोई अल्टरनेटिव टाइटल नहीं है। इसका टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। क्लियर? अब ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन से है कि सीरियलाइज्ड, इसको हमारे राइटर ने क्या किया? सीरियलाइज किया। मीन्स पीरियोडिकल, उसकी एक पत्रिका, एक मैगजीन, जिसका नाम भी आप देखो, पीरियोडिकल मैगजीन। इसका नाम है ऑल द ईयर राउंड। ये आपका नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछे जाने वाली चीज है। सीरियलाइज्ड, किसमें सीरियलाइज्ड हुआ? इसमें सीरियलाइज्ड हुआ ऑल द ईयर राउंड में। और इसका एक और बारीकी से ध्यान रखेंगे, 31 इंस्टॉलमेंट्स। इसको एक समय से लगा के और 1859 तक इसको क्या किया? सीरियलाइज किया। और फिर लास्ट में 1859 में इसको क्या किया? पब्लिश किया गया। तो आपको ध्यान रहेगा सीरियलाइज्ड, ये मैगजीन में सीरियलाइज किया गया। मैगजीन का क्या नाम है? मैगजीन का नाम है ऑल द ईयर राउंड। कितने दिनों तक चला ये? 31 वीक तक ये चला। ये आपको इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और पब्लिश कब हुआ? 1859 में। तो हमने इसमें टाइटल को लिया अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, historical novel, and as a historical novel from Charles Dickens, it's a second. Okay, now हम बात करेंगे कि इसके जो इसमें लिखा हुआ है टू सिटीज, नावल के टाइटल में क्या लिखा? टू सिटीज। हम
टू सिटीज और इसके जिनर की बात करेंगे। क्या टू सिटीज कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा। टू सिटीज, तो पहला आपका लंदन और दूसरा आपका है पेरिस। नंबर 2 क्या हो गया, इसमें जो टू सिटीज है आपका लंदन और दूसरा आपका पेरिस, ये क्या है, सिटी है, ये सिटी है। ओके, आप बारीकी से बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लंदन और इंग्लैंड में कंफ्यूज्ड। तो क्लियर ये बात है आपका, यहां पर ये क्या है, कंट्री। तो ये लंदन इंग्लैंड का शहर और पेरिस आपका फ्रांस, ये कंट्री। क्लियर है, टू सिटीज लंदन और पेरिस, लंदन इंग्लैंड का और पेरिस फ्रांस का, ये दोनों आपका क्लियर है। जिनर की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या, हिस्टोरिकल नावल है। हम इसका बेसिक में जानेंगे हिस्टोरिकल नावल क्या होगा। आपको इसके टाइटल से क्लियर हो रहा है बेसिकली कि हिस्टोरिकल टाइटल नावल का ये हमें बताता है कि जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, जिसमें इतिहास का कोई न कोई इवेंट्स हो, इतिहास की सीरियल और इतिहास की इमेजिनेशन इंफॉर्मेशन जैसा कि इस नावल में आपको मिलेगी। ये क्या है, कैसा नावल है, रिवॉल्यूशनरी है, इसमें रिवोल्ट होता है, रिवॉल्यूशनरी एलिमेंट्स भी मिलते हैं इसमें, सोशल भी मिलते हैं और बिल्डंग्समैन भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको यहां से ये समझ लो। पहला तो बेसिक तो क्या हुआ, ऑप्शंस में आपको इस तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल नावल है, लेकिन हिस्टोरिकल नावल के साथ साथ इसमें ये एलिमेंट्स भी मिलते हैं, रिवॉल्यूशनरी भी मिलता है, सोशल भी मिलता है और बिल्ड स्ट्रॉन्गमैन भी मिलता है। ये 3 एलिमेंट्स मिलने का ही मतलब है कहानी जब डेवलप होगी, सारी कहानी में इस तरह की बातें भी आपको मिलेगी। तो ऑप्शंस में क्या पूछा जाएगा, बहुत सी बार इसलिए पूछा जाएगा हिस्टोरिकल नावल के अलावा उसमें और किस तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। आप देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल जो नावल है, ये इस हिस्टोरिकल नावल के रूप में हम बात करेंगे, फिर इसकी सेटिंग की बात करेंगे, तो क्लियर इसके टर्म में टाइटल में क्लियर हो रहा है। सबसे पहले तो आपका ये सेकंड नावल है, ये बहुत ध्यान रखने की, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत माइन्यूटली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और जनरली ये बात ध्यान रखो, क्योंकि कोई भी प्रेस्क्राइब यदि कोर्स होता है तो उसमें ये बात पर्याप्त नहीं होती कि आप उसकी इंफॉर्मेशन से लेके बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ ये बात बहुत जरूरी होती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछा गया। जैसे बाई चांस से पूछा गया हिस्टोरिकल नावल है, तो हिस्टोरिकल नावल सेकंड नावल है, कह दिया अ टेल ऑफ टू सिटीज, सेकंड नावल ऑफ चार्ल्स डिकन। अब आपसे पूछा फर्स्ट, नेम द फर्स्ट या फर्स्ट इज, आपके ऑप्शंस में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, इसका फर्स्ट आपका बार्नेबी और रग, ये 1841 में पब्लिश हुआ, इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, अब ये सेटिंग वर्ड से तो आप अच्छी तरह से नावल्स और लिटरेचर पढ़ने में समझते हो कि सेटिंग का क्या है। सेटिंग से मतलब प्लेस, मींस ये नावल का जो सेटिंग है, ये नावल का जो प्लेस है, ये कहाँ का, तो उसमें क्लियर है आपके पास कि ये 2 आपके सिटीज है, एक आपका लंदन है और एक पेरिस है। इन दोनों सिटीज में सारी इवेंट्स, सारी घटनाएं
आपकी चलती है। आपका नावल जो है, इसका यदि हम बात करें बैकग्राउंड की, तो ये कहाँ से और किसको इन्फ्लुएंस करता है, किसको ये हमारा इम्पैक्ट हमें देता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखने की है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इन देशों में जो चली, कहां से कहां तक आप देखेंगे, इसका जो टाइम था किसका, इस नावल का। और ये जो बैकग्राउंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था, ये कहां से 1775 से 1793, 18 ईयर्स। और ये बहुत बारीकी से आपका उसमें बताने का प्रयास किया कैरेक्टर के माध्यम से। इसमें डॉक्टर मैनेट जो आएगा, उसे इम्प्रिजनमेंट हुआ, उसे जेल हुई, और जेल में वो कितने दिन तक रहा, 18 वर्ष तक रहा। ये चीज आपको सिंबॉलिकली इसमें देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बात कर रहे हैं कि ये किस पे बेस्ड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जो हम बात कर रहे हैं, सीधे सीधे इनके क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये सारा हम क्रेम्ड बात कर रहे हैं, इसके बाहर किसी भी तरह का क्वेश्चन जानने के चांसेस नहीं है। ये बशर्ते यदि आपने इसको बारीकी से समझा हो, इंफॉर्मेशन को लिया हो। किस पे बेस्ड है नावल? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। अब एक और ये बात होती है कि भाई आपका अ टेल ऑफ टू सिटीज राइटर ने जो लिखा, इसका कोई बेस या कहीं से कोई इंस्पिरेशन, तो इसमें वास्तव में ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा मिलता है कि थॉमस कार्लाइल राइटर है, उसकी बुक है एक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री। इस बुक को जब ये सीरियलाइज किया जा रहा था, अ टेल ऑफ टू सिटीज, वो इसे पढ़ रहा था, और इसको पढ़ने से इसका बहुत ज्यादा इसे इंस्पायर्ड हुआ, और बहुत सारी जो है सारी चीजें इसने इर्द गिर्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के यहाँ से किया। इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सीरियलाइज किया, नावल के माध्यम से वो पब्लिक तक अपना जो राइटिंग था उसको उसने पहुंचाया। उसके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट एज ए राइटर और एज ह्यूमन बीइंग और एज ए सिविलियन, वो जो कहना चाहता था उसने कैरेक्टर्स के माध्यम से कहने का प्रयास किया। आप आगे जाकर अब इसमें बात जब करेंगे, ये बेसिकली ये जो हमारा नावल है, ये 3 बुक्स में बटा हुआ है, और 3 बुक्स जो है टोटल इतना लेंदी आपके पास है कि इसमें आपके 45 चैप्टर्स है, और उन 45 चैप्टर्स में ये सारी बातें आपके पास आएगी। लेकिन हम 1 बाय 1 इंफॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, और उन इंफॉर्मेशन में सीधे ये क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यदि कहा जाता है इसने जो राइटिंग की, चार्ल्स डिकेंस ने अपनी स्टार्टिंग की राइटिंग जब स्टार्ट की, तो पेन नेम या फिर सूडोनेम, पेन नेम सूडोनेम, जब कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के राइटिंग करता है, दैट इज कॉल्ड पेन नेम और सूडोनेम। अंडर द सूडोनेम ऑफ बर्थ, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन है आपका एक रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि किस पेन नेम और सूडोनेम से उसने लिखना स्टार्ट किया, तो दैट इज बर्थ। और सबसे पहले स्केचेज बाय बर्थ, ये नाम का इसने राइटिंग दिया सबसे पहले, ये ध्यान रखना है। बज सूडोनेम से लिखा, और क्या लिखा, स्केचेज बाय बज, इस टाइटल से सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस ने ये लिखने का प्रयास किया। ये इंफॉर्मेशंस हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब देखिए, जब राइटर किसी समय की बात कर रहा है, और उसके समय को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब वो ऑडियंसेस तक, लर्नर्स तक, पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है, और उसमें
क्योंकि बेसिकली ये जो था ये विक्टोरियन एज था। विक्टोरियन एज के कुछ अच्छाइयां भी थी, कुछ बुराइयां भी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मटेरियलिज्म की वजह से वहां दो तरह का सोसाइटी क्रिएट हो गया, और उसमें स्पेशली जो अंडर टोडन्स और पुअर से थे, उनकी इकोनॉमिकली और सोशली बहुत स्थितियां खराब थी। उन सारी चीजों को राइटर ने अपने नावल के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया, और जब ऐसा प्रयास किया तो उसका मैसेज और उसका जो पर्पस है वो तो क्लियर हो रहा है। क्या यहां हम बात कर रहे हैं कि उस समय इमीडिएट रूलर्स कौन थे वहां? उस समय जब ये नावल लिखा गया तो रूलर्स कौन थे? तो चूंकि हमारे पास दो देशों की बात हो रही है, और उन दो देशों से सबसे पहले आप बात करोगे फ्रांस की, कि फ्रांस में रूलर कौन था। तो फ्रांस का उस समय जो रूलर था वो लुइस 16th, लुइस 16th, और क्यून आपका मैरी एंटियोनिटी, ये आपके दो रूलर उस समय वहां थे। क्वेश्चंस पर्पस से, इंफॉर्मेशन पर्पस से, फ्रांस के रूलर लुइस 16th और क्यून मैरी एंटोनिटी, ये वहां के रूलर्स थे। अब इधर आ जाओ आप ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में कौन था? जॉर्ज थर्ड, ये रूलर्स थे वहां पर। और इनके रूलिंग पीरियड में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइटेशन, एरिस्टोक्रेट्स एक्सप्लॉइटेशन, स्पेशली वहां जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थे उनका गरीबों के साथ, स्पेशली क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रांस के जो पीजेंट्स थे उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने इसका विरोध किया, उपद्रव हुए, स्ट्रगल्स हुए, और उसका मेन कारण यदि आपसे पूछा जाता है तो वो था टैक्सेशन। टैक्सेशन, कर की बहुत ज्यादा भरमार होना, लोग अंडर सप्रेशन थे, और इसलिए आवाज उठना स्टार्ट हुई। तो आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करते हैं कि इसमें जो आपका राइटर है चार्ल्स डिकेंस, इसने नावल के करेक्टराइजेशंस में ये बात आती है कि पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से लिखा। तो उसमें आपको मालूम है कि राइटर जो होगा वो दो तरह से जनरली लिखता है। पहला लिखेगा फर्स्ट पर्सन और दूसरा लिखेगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से क्या मतलब है? हमने पोइट्री में भी डिस्कस किया है, व्हाट डज मीन सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। उसी को यहाँ रिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फर्स्ट पर्सन राइटर और फर्स्ट पर्सन राइटिंग से क्या ये मतलब होगा कि जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल ब्लेंड हो, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन से मतलब है वो सेपरेट्स एंड द इंफॉर्मेशंस और इंसिडेंट्स इवेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से, इवेंट से, इंफॉर्मेशन से जब वो देना शुरू करता है तो इसको हम बोलते हैं ओमनीसाइंट नरेटर। ध्यान रहे आपको, दैट इज वेरी क्लियर। व्हाट डज मीन ओमनीसाइंट नरेटर? ओमनीसाइंट नरेटर व्हेन राइटर राइट्स एज ए थर्ड पर्सन। जब राइटर थर्ड पर्सन के रूप में लिखता है तो उसे ओमनीसाइंट नरेटर कहा जाता है। आपका यदि हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड मैं आपसे श्योर बात कर रहा हूं कि ये नया जुड़ा है आपके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं स्ट्रक्चरली पूछा जाना पॉसिबल है। एक बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो, आप हमारा जो है मनोबल भी बढ़ाया करो, हमें एनकरेज किया करो, लाइक शेयर कमेंट भी किया करो यदि आपकी बात पसंद आती है तो, और इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है।
हमें हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया इस तरह के वीडियोस लेकर आए। आप देखो, स्ट्रक्चर की बात करो, और आपने लिटरेचर में हमारे अन्य वीडियोस में भी ये यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझा होगा कि जब कभी भी लिटरेचर आइदर पोइट्री और प्रोज, उसको स्ट्रक्चरली समझना बहुत जरूरी है। नावल का स्ट्रक्चर होगा, ड्रामा का स्ट्रक्चर होगा। एवरी कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर। और हमारा जो नावल है ये, स्पेशली हम टेल ऑफ टू सिटीज नावल एज ए स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो उसमें क्या है, देखो बारीकी से। इसमें बुक्स में बांटा गया है इसको, और बुक्स कितनी, 3 बुक्स रहेगा ना ध्यान, 3 बुक्स में बांटा गया। अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज 3 बुक्स। ओके, चैप्टर्स में बांटा गया तो कितने, 45 चैप्टर्स इसमें, 3 बुक्स 45 चैप्टर्स। अब हम इंडिविजुअली बुक्स की बात करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपके पिछले एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे। अभी अभी आपने देखा ग्रेड फर्स्ट का पेपर रहा, उसमें लिटरेचर से क्वेश्चंस की भरमार हुई, और इसमें तो आप बहुत सावधान हो जाइए। नया जो आपके अपडेट आया है इंग्लिश लिटरेचर का, उसके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बड़ा चैलेंजेबल है। लिटरेचर एक अपने आप में द ग्रेट ओशियन ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज। बी अवेयरफुल। क्या, उस पहली बुक का नाम है रिकॉर्ड टू लाइफ। ये याद रखना है आपको, रिकॉर्ड टू लाइफ। इसमें हम जब पढ़ेंगे इसके अन्य पार्ट में, तो आपको स्टोरी का जब डेवलपमेंट, स्टोरी जब खुलेगी तब समझ आएगा कि इसमें डॉक्टर मैनेट किस तरह से फॉर 18 ईयर्स कैसे वो इम्प्रिजन्ड रहा, 18 वर्षों तक वो कैद में रहा। और 18 वर्ष कैद में रहने के बाद जब उसको ये समझ लिया गया था, उसके रिलेटिव्स एंड स्पेशली हिज डॉटर एंड बाय अदर्स, ही नो मोर, कि वो अब जीवित नहीं है। लेकिन बाद में ये सूचना मिलती है कि वो जिंदा है। तो ये क्या है, रिकॉल्ड टू लाइफ। यहाँ डॉक्टर मैनेट से रिलेटेड ये आपकी बताएगा। और इसमें आपके फर्स्ट बुक में चैप्टर्स की यदि बात करें तो 6 चैप्टर्स है। इसके सेकंड पार्ट में, जस्ट इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन चैप्टर्स को 1 बाय 1, उनके नाम भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपके इसमें ग्रेड फर्स्ट में कैसे क्वेश्चंस रहे, किसी भी सीक्वेंस को सीक्वेंसली आपसे पूछा है, इंफॉर्मेशन को सीक्वेंसली पूछा है, उनको क्रोनोलॉजिकल जमाइए, तो उनके टाइटल्स को आपका इन सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन ये सीक्वेंस में है, कौन सीक्वेंस में नहीं है, क्या ये नाम इसका है, बुक फर्स्ट का नाम है या नहीं है। तो ये सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी हमें, और उसको हम डिस्कस करेंगे। बुक फर्स्ट में कितने चैप्टर, 6 चैप्टर्स। आइए हम बात करेंगे बुक सेकंड की। बुक सेकंड जो है, इस बुक सेकंड में द गोल्डन थ्रेड, इसका नाम है द गोल्डन थ्रेड। और ये जो गोल्डन थ्रेड है, इसमें चैप्टर्स आपके 24 चैप्टर्स है। ये बेसिकली ध्यान रखना है, इसमें 24 चैप्टर। अब देखो क्वेश्चंस का क्या, क्या आपके अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें 3 बुक्स। सबसे बड़ी बुक कौन, तो आप ये अपने आप अंडरस्टैंडेबल है। सबसे बड़ी बुक कौन, सेकंड, उसका क्या नाम, उसमें कितने चैप्टर, 24 चैप्टर्स। इसकी जो थीम है, जिसमें बेसिकली बात होगी, क्योंकि बुक फर्स्ट में जब डॉक्टर मैनेट और डॉटर मैनेट की डॉक्टर का वापिस मिलन हो जाता है, वो दोनों मिल जाते हैं, रीयूनियनशिप ऑफ
फादर एंड डॉटर। तो यहां इसकी थीम है लव, रिलेशनशिप एंड डेस्टिनी। इन पर आपका अराउंड सराउंड ये सारी स्टोरी मूव होगी। नीटिंग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो ताना बाना है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, जो आपको ये बताएगा कि प्रेम क्या होता है, स्पेशली सोशल लव एंड इंडिविजुअल सेक्रीफाइस, और किस तरह से इंडिविजुअल सेक्रीफाइस, द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, ये मेन चीज इसमें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। और आगे आप देखेंगे बुक थर्ड का द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म। एक चीज ये भी, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, द गोल्डन थ्रेड जो बुक सेकंड का टाइटल है आपका, इसमें ये कहा जाता है क्वेश्चन इंफॉर्मेटिवली कि डिकेंस ने जब नावल लिखना स्टार्ट किया और डिकेंस ने जब कार्ले की फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री बुक पढ़ी तो उसके बहुत सारे टाइटल आए। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने आप सोचा कि वो इस तरह का कुछ लिखेगा, नावल लिखेगा, और उसने टाइटल्स भी सोचे, बहुत सारे टाइटल सोचे। लेकिन उन टाइटल्स में से इसने अ टेल ऑफ टू सिटीज में जिस टाइटल का उपयोग किया, जो सोचा था उसने, वो टाइटल ही सेकंड नंबर का, द गोल्डन थ्रेड। और गोल्डन थ्रेड कौन है उसमें? इसमें गोल्डन थ्रेड किसका सिंबल है, किसके लिए है? डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट, लूसी। डॉक्टर मैनेट की जो डॉटर है लूसी, वो यहाँ गोल्डन थ्रेड के रूप में मानी गई है, सिंबॉलिकली, या सिंबल के रूप में यूज हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना। हम इसकी थीम की बात करते हैं, बुक थर्ड द ट्रेक ऑफ अ स्टार्म। इसमें रिवॉल्यूशन है, बिल्कुल कैसे वहां क्रांति होती है, लोग अपने साथ होने वाला जो इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ वो अपना सिर उठाते हैं। राइटर ने इसमें ये बताने का प्रयास किया, नीटिंग ऑफ स्टोरी में हमें समझ आएगा कि जब क्रांति होती है, मैसेज है इसका, ये ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री, क्योंकि किसी भी नावल हो, ड्रामा हो, उसका जो थीम होगा और मैसेज होगा, उसमें एक मेन होगा जिसके अराउंड सराउंड वो पूरा नेटेड होगा, लेकिन उसका जो सप्लीमेंट्रीली रहेगा उसमें एक मैसेज ये भी है कि यदि घृणा, इनजस्टिस होता है तो फिर उससे विक्टिम और आपका अवेंजर दोनों को नुकसान होता है। जो प्रताड़ित है उसको भी। तो रिवॉल्यूशन, क्रांति, इसमें हमें सेक्रीफाइस और रिडेम्पशन ये हमें इसमें मिलेगा। रिडेम्पशन से ये मतलब है आपका कि क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन बिब्लिकल बैकग्राउंड पे, कि किस तरह से यदि हम अपने आप को रिकॉल करें बाय द एक्शन इन द एक्शन, तो हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को सुधार सकते हैं, ये सारा इसमें देखने को मिलेगा। अब आप आ जाए कैरेक्टर्स पर। तो देखो, जनरली सबसे पहले जो समझने की चीज है, चूंकि एलिमेंट्स ऑफ नावल, और एलिमेंट्स ऑफ नावल में एक चीज आती, कैरेक्टर्स। जैसे सेटिंग भी एलिमेंट ऑफ नावल है, प्लॉट एलिमेंट ऑफ नावल है, कैरेक्टर्स भी उनमें से एक है। और ये स्ट्रक्चरली समझने के लिए यदि एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है या अच्छा स्टडी करने वाला है, तो उसको इन चीजों को बारीकी से देखना होता है। इसमें जब कैरेक्टर्स की बात आती है, और स्पेशली इस नावल की बात आ रही है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर,
Just after study of this novel, about 50 प्लस, इसमें 50 के लगभग करेक्टर्स है मेजर और माइनर। मेजर और माइनर लगभग 50 प्लस ही आपको मिलेंगे। लेकिन हम जब इनको कैटेगोराइज करते हैं मेजर और माइनर, तो मेजर करेक्टर्स में लगभग हमारे पास कितने 8 करेक्टर्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 50 प्लस है, लेकिन मेन जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें कौन है? आपका सिडनी कार्टन है, लूसी मैनेट है, नाम जो आपका ये लूसी मैनेट, और आपको आगे भी पता लगेगा, हम बात करेंगे कि इसमें हीरो, हीरोइन और विलन कौन है। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है। आपकी कहानी में ये बार बार थ्रू आउट डॉक्टर मैनेट चलेगा, तो ये भी सावधानी बरतने की बात है कि हम बहुत सी बार एग्जाम में उसका फुल नेम क्या है, फुल नेम देके भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। चार्ल्स डार्नी है, मैडम और डिफार्ज है, और मॉइस्चर आपका डिफार्ज है, मिस्टर, या आपका जो ये वर्ड है ये आपका लैटिन वर्ड है और उसका मतलब मिस्टर या सर, उसमें लैटिन वर्ड की वजह से बाकी ये आपका डिफार्ज करेक्टर है। ये कौन है? हस्बैंड है, आपको मिलेगा उसमें। जार्विस लोरी है और मिस प्रॉस, ये कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स है जिनके राउंड सराउंड पूरी स्टोरी नीटिंग घूमेगा, उसी से आपको ध्यान रखना है। हम जब कहानी में पढ़ेंगे कुछ माइनर्स भी आएंगे, लेकिन ये मेनली आपका सारा आपको हेल्प करेंगे। अब आप देखो, बात आई ना आपकी कि हम बात कर लेते हैं कि अ टेल ऑफ टू सिटीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आएगी, मेजर कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किया, तो सवाल ये आएगा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलन कौन है, ये तो निकालना पड़ेगा। तो आपकी बात देखो, हीरो, और आप ये चीज समझते हैं दूसरा वर्ड जो जनरली आपको एग्जाम पर्पज से, कंपटीशन पर्पज से रखा जाता है, प्रोटैगोनिस्ट। लिटरेरी वर्ड आपका प्रोटैगोनिस्ट और हीरो कौन है? सिडनी कार्टन, आपको ध्यान रहे, सिडनी कार्टन। और एक और चीज है, दो तरह से होता है हीरो। एक तो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रोल और ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल। यहां आप देखेंगे सिडनी कार्टन प्रोटैगोनिस्ट टू दिस नॉवल, बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल। स्टोरी में आपको समझ आएगा कि किस तरह से उसको प्रोटैगोनिस्ट माना गया, मॉरल बेस पर वो आपका क्या है, हीरो है। हीरोइन लूसी मैनेट है, हीरोइन है। हमने बात कर ली कि ये कौन है, लूसी मैनेट। लूसी मैनेट डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट, डॉक्टर मैनेट की बेटी है। और विलन, विलन, विलन का दूसरा एंटागोनिस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटागोनिस्ट। कहानी की नीटिंग में, पूरी कहानी में जब हम बात करेंगे तो उसमें मैडम आपकी डिफार्ज ये विलन के रूप में आती है। ये कहानी में थ्रू आउट कहानी में आपको देखेंगे आप, तो ये नीटिंग करती रहती है। हम सिंबल्स में भी लेंगे, लेकिन आप देखेंगे नीटिंग ये करती रहती है, कंटिन्यूअसली नीटिंग करती है। और नीटिंग का क्या मतलब है? ये वीविंग, बुनने का काम करना। लेकिन यह इसकी नीटिंग लिटरली क्या बताया, सिंबॉलिकल है। और नीटिंग प्लॉन्स, क्या ये लोगों के विरुद्ध उनको मारने की सूचियां बनाती है, लिस्ट बनाती है, ऐसा इसका रोल है। और इसलिए क्या है,
यहाँ विलन के रूप में हमारे सामने करेक्टर्स में से निकल कर आती है। आप यदि और बात करें तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेस्ड दिस नावल, ये नावल फ्रांस की क्रांति पर बेस्ड है। उसकी इंसिडेंट्स, इंफॉर्मेशंस, स्ट्रगल ऑफ दीज बोथ कंट्रीज, इन दोनों देशों के स्ट्रगल्स को इसमें उजागर किया। लेकिन कारण, कोजेज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के कारण क्या रहे, ये आपसे यहां से कहीं से भी आपको पूछा जाए और उसी में पूरी कहानी बेस्ड होगी। यदि ये क्लियर है तो आपको ग्राउंड मिलेगा, कहानी याद होगी। तो उसमें सबसे पहला ये माना गया, कॉजेज ऑफ द स्टोरी में क्रूअल ऑपरेशन ऑफ फ्रेंच पीजेंट्स बाय एरिस्टोक्रेट्स। दो ग्रुप बताए गए, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, एरिस्टोक्रेट ग्रुप और ट्रोडन, अंडर ट्रोडन पुअर। एक तो गरीब ग्रुप, गरीब समूह बताया गया, और एक शाही ग्रुप समूह बताया गया है। तो एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा, अब एरिस्टोक्रेट्स में कौन आता है? एरिस्टोक्रेट्स में पॉलिटिशियंस है, एरिस्टोक्रेट में ब्यूरोक्रेट्स है, एरिस्टोक्रेट्स में रिच किंग्स, क्यून, एम्परर्स, प्रिंसेस एंड द हाई फैमिलीज, ये सब इनके द्वारा पीजेंट्स, जो सामान्य जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनका ऑपरेशन दमन, उनका एक्सप्लॉइटेशन शोषण, तो ये एक कारण रहा। दूसरा रहा क्राइम्स ऑफ द एवरमोन फैमिली। ये जो फैमिली है इसको ध्यान रखना है, एवरमोन फैमिली ये एरिस्टोक्रेट फैमिली है, जिसका किसानों के प्रति बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना, ऑपरेशन करना, तो उसकी वजह से ये भी कारण माना गया। इम्प्रिजनमेंट ऑफ डॉक्टर मैनेट इन बैसिल, बैसिल एक आपका जेल जगह का नाम है, और डॉक्टर मैनेट का इम्प्रिजनमेंट आप देखेंगे बड़ी एक प्रकार से सटायरिकल, आयरोनिकल इंसिडेंट और इंफॉर्मेशन है, जो कि पूरी दुनिया में सोशली, पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेसी में ये चीज एक सवाल खड़ा करती है, जो कहानी में है। इतने दिनों पहले 1859 की स्टोरी ये बताती, जो आज क्या है रेलेवेंट इवन टुडे, एवरीवेयर, हर जगह, हर कंट्री, और हर कंट्री में ये लागू होती है। क्या? डॉक्टर मैनेट, जिसका कोई क्राइम नहीं है, कोई उसके द्वारा कोई बुरा नहीं किया गया है, और ये बात उसको 18 साल उसको जेल भोगने के बाद, जेल रहने के बाद उसे पता लगती है। एंड हम देखेंगे कहानी में कि किस तरह से वो साइकोलॉजिकल अपनी बेटी के उससे सेपरेशन की वजह से, और इस चिंता में वो आगे जाकर साइकोलॉजिकल एलिमेंटेड हो जाता है। ये आपका कारण है मैन, कि किस तरह से इनोसेंट व्यक्ति को जेल कर दी गई, किसी बिना, विदाउट एनी रीजन। ये इसका मेन कारण है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। या ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंगर, और ये भी है ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंगर, कि भाई क्रांतिकारी जो मॉब्स है, भीड़ है, लोग हैं, वो अब इतना उन पर दबाव बन गया कि वो जो है क्रांतिकारी कदम उठाने लगे, विरोध करने लगे, उन ब्यूरोक्रेट्स और उन एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। दे स्टार्टेड टू रेज देयर हेड्स अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेट्स,
और ये सब कारण रहे इसके रिवॉल्यूशन के। अब आपका ये देखो, लोग वहां, यदि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें हम, किसमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट था क्या, मीन्स इसका मुख्य जो विवाद, मुख्य जो बात थी वो क्या थी, क्यों ये हुआ, क्यों वहां ये तो इसमें देखेंगे आप ऑपरेशन वर्सेस जस्टिस। भाई आप देखो, सेंट्रल मुख्य रूप से इस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद का कारण ये था कि दमन, इनोसेंट पीपल वर ऑपरेस्ड, जिन लोगों का कोई वो नहीं था, निर्दोष लोगों का दमन किया जा रहा था। तो क्या था, उन्होंने सिर उठाए, वो क्या चाहते थे, न्याय चाहते थे। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें आपको कहानी में मिलेगा। दूसरा, लव वर्सेज हेट्रेड, और ये तो है ही सही, कहानी आपकी रिवॉल्यूशनरी है, कहानी में ब्लड शेड है, कहानी में रिवेंज है, लेकिन कहानी में एक बात ये भी है कि इसमें आपका लव और हेट्रेड, ये भी इसका कॉन्फ्लिक्ट है। रिवेंज और फॉरगिवनेस, बदला लेने की भावना, ये भी इसमें है। हमारे जो दो का जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स के माध्यम से आपको ये भी मिलेगा फॉरगिवनेस, कि यदि हम इंडिविजुअल रूप से सैक्रिफाइस करते हैं तो यही सबसे बड़ा हीरोइज्म है। ये इसने मैसेज देने का प्रयास किया। हीरो कौन है, जो इंडिविजुअली सैक्रिफाइस करता, दैट इज द ग्रेट हीरोइज्म। ये यहां इसमें इसका कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिविजुअल सैक्रिफाइस वर्सेज सोशल वायलेंस, यदि सोशल वायलेंस को आप, सामाजिक वायलेंस को आप खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें राइटर ने, नॉवेलिस्ट ने हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट देने का प्रयास किया, जिसमें ये पता लगा हमें कि यदि इंडिविजुअल, यदि हम सेक्रीफाइस करते हैं तो सोशल वायलेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सोसाइटी में हम हैप्पीनेस ला सकते हैं, सोसाइटी को हम ऑन द बेसिस ऑफ बिब्लिकल अपील, बाइबल का जो स्लोगन है, बाइबल की जो अपील है, दैट वी आर किड्स एंड, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी हैप्पी, लिव हैप्पीली, लेट बी हैप्पी, ये सारा क्या, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सब में हो तो समाज में बहुत अच्छा सकता है। ये सारी बातें इसमें आपको मिल जाएगी। अब देखो, आप थीम की बात करो, मेजर थीम क्या है, बात कर रहे हैं ना, किसी भी ड्रामा में, नावल में, स्टोरी में क्या होगा, एक थीम होगा जिसके इर्द गिर्द वो काम करेगा, लेकिन उसकी सब थीम भी उसमें मिलेगी। तो मेजर थीम्स क्या मिलेगी आपको इसमें, एक तो आपका रिसरेक्शन मीन्स रिबर्थ मिलेगा इसमें। इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज का रिबर्थ से मतलब है पुनर्सुधार, इससे सिंबॉलिकल ये है आपका, उसको सुधारा जा सकता है। ये सैक्रिफाइस, लव, रिवॉल्यूशन, ये भी इसका मेजर थीम है। जस्टिस एंड इनजस्टिस, रिवेंज, सोशल इनइक्वलिटी, ये बेसिक रूप से ये मेन चीज है। फैमिली एंड लॉयलिटी, और आप देखेंगे आगे जाकर इसने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। फैमिली एंड लॉयलिटी, फैमिली एंड लॉयलिटी में हम देखेंगे कि डॉक्टर मेनेट, जब उसे जेल हो जाती है, 18 वर्ष जब वो जेल में रहता है, और जब वो आता है, उसके आने की जब सूचना मिलती है, तो उसकी बेटी लूसी जाती है, उसे कंफर्ट करती है। तो यहाँ क्या हुआ कि इतने दिन में तो हम सोशली यदि बात करें तो लगभग भूल सा जाएगा कोई, और ऐसी स्थिति में वो जैसे एक प्रकार से क्या हुआ, पागल जैसा हो गया था, वो साइकोलॉजिकल सफर कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसने सपोर्ट किया। तो यहाँ क्या, फैमिली
एंड लॉयलिटी, एक परिवार और परिवार के प्रति वफादारी बताने का इसमें प्रयास किया। यदि हम यही बात करते हैं परिवार और परिवार के प्रति वफादारी, तो ऐसे हम देश को ले लें, ऐसे वर्ल्ड को ले लें। उसमें एक राइटर ने ये कहा कि यदि आपसे पूछा जाए विच कंट्री सिटीजन यू, तो आंसर शुड नॉट बी इंडिविजुअल कंट्रीज, दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, सिटीजन ऑफ फ्रांस, सिटीजन ऑफ सो नो, आई एम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये आंसर यदि है तो वो आपका दुनिया का यानी वेल विशर एंड द गुड वन है। फेट एंड डेस्टिनी, रिडेम्पशन, ये भी इसका थीम है। आप देखिए ओवरऑल भाग्य वाली बात भी की गई है इसमें, डेस्टिनी, कि हम वी आर द टूल्स इन द हैंड ऑफ टाइम, वी आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ टाइम। मनुष्य क्या है? मनुष्य समय के हाथों की कठपुतली है। टाइम हील्स, टाइम सफर्स, समय ही हमारे साथ जो करता है। तो ऐसा कंसेप्ट भी आपको उसमें मिलेगा। आप देखिए इसके मैसेज की हम बात करें, इनसे आपका क्लियर हो चुका कि इसके मैसेज क्या है। तो आपका एक मैसेज है आपका, ऑपरेशन अल्टीमेटली लीड्स ए रिवॉल्यूशन। दमन, अन्याय क्या करता है? अल्टीमेटली क्रांति करता है। किसी भी समाज का, किसी वर्ग विशेष का यदि दमन होगा तो लेटर ऑन क्या होगा? क्रांति आएगी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहां देखें, रिवेंज डेस्ट्रॉयज बोथ विक्टिम एंड एवेंज। आपका दोनों को ही, विक्टिम और अवेंज, जिस पर अत्याचार किया जाता है, जो अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो दोनों को ही क्या होता है? डेस्ट्रॉयज होता है। बदले की भावना, किसी एक को नुकसान पहुंचाने की भावना, वो दोनों को ही नुकसान करती है। ये भी इसका है। लव कैन हील सफरिंग्स, और ये बहुत बढ़िया आपका उसमें एक पोयम में तो ये कहा, सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, दुनिया की जो समस्याएं उनका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? डावर बीच में पोइट ने कहा, आहा लेट अस लव, आओ प्यार करें, आओ प्रेम करें। प्रेम दुनिया की सारी पीड़ाओं का इलाज करता है। जैसे कि आप इसको इतना सा जोड़ के देख लो, डॉक्टर मैनेट के अपनी पुत्री के, डॉटर के मिलने के बाद वो कैसे वापस अपने सेंसेस में आता है, तो ये इसने बताने का प्रयास किया। पर्सनल सैक्रिफाइस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीरोइज्म, और ये वेरी वेरी फिलोसॉफिक एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस नावल। इस नावल की एक की लाइन कही जा सकती है जो कहना चाहता है जनरली कि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल सैक्रिफाइस करते हैं, वही सबसे बड़ा हीरोइज्म है। फॉर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, when one is ready to sacrifice personally, that is the heroism. Hero is the product of personal sacrifice, individual sacrifice, that is to be counted। ये इसमें कहने का प्रयास किया। सोशल जस्टिस इज एसेंशियल फॉर पीस, और लास्ट में एक बात ये है, दुनिया में, समाज में यदि शांति चाहिए, सोल सॉल्यूशन फॉर पीस इन द वर्ल्ड, इन सोसाइटी, एंड दैट इज
जस्टिस, और वो है न्याय। आपका सबके साथ न्याय हो, कोई भेदभाव ना हो, बड़े छोटे का ना हो, तो समाज में शांति होगी। देयर विल बी नो चांस फॉर सच रिवॉल्यूशंस। ये हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कहानी में, नावल में बहुत सारे सिंबल्स का प्रयोग हुआ। एंड यू नो सिंबल्स, सिंबल इज द मेन व्हीकल ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। सिंबल जो है लिटरेरी एक्सप्रेशन का मुख्य माध्यम है, जिसके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राइटर वांट्स टू से, टू एक्सप्रेस, बहुत सारे सिंबल प्रयोग किए गए हैं। लेकिन हमने कुछ सिंबल्स को हाईलाइट करके, जिनका एग्जाम पर्पस से ज्यादा आने के चांसेस है। सबसे पहला ब्रोकन वाइन कास्ट। ये क्या है? कास्ट वर्ड क्या है? उसमें आपका टेक्स्ट में यूज हुआ है। इसका मतलब है अ लार्ज कंटेनर। ओके, क्या होता है कि इसमें घटना आएगी, शराब का जो कास्क है वो टूट जाता है और शराब रोड पे बिखर जाती है, और उसका जो दृश्य है वो इस बात को बताता है कि वहां के जो गरीब लोग हैं उनको ड्यू टू पॉवर्टी ये मिलती नहीं है इकोनॉमिकली, तो वो जो ही वो शराब रोड पे बिखरती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको पीने लग जाते हैं। और सीन देखिए आप कि वे गरीब कुछ महिलाएं जल्दी जल्दी अपने कुछ हैंडकरचीफ, रुमालों को उसमें भिगो कर और अपने बच्चों के मुंह में उसको जो है देती है। आपका ये दृश्य क्या बताता है? इस दृश्य का मतलब है कि वहां एक तरफ तो एरिस्टोक्रेट्स है, एक तरफ तो इतनी लग्जरियस लाइफ है, और एक तरफ इतनी गरीबी है। मड्डी वहां पर मिट्टी हो रही है, उस मिट्टी में से फैला हुआ जो शराब है उसको लोग इस तरह से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दृश्य इस बात को बता रहा है। इसमें बहुत, ये आपके बताने के बहुत सारे इसमें मीनिंग्स है। फिर वहीं पे ऐसा होता है कि एक व्यक्ति उस भीड़ में से भाग के वो दीवार पर ब्लड लिख देता है, उसी में से, भीड़ में से। ये राइटर ने एक आपका इंडिकेशन दिया। उसका ये मतलब है जिस देश में, जिस सोसाइटी, जिस समाज में यदि लोगों की ऐसी स्थिति हो तो निश्चित तौर पे श्योरली चांस टू बी रिवोल्टेड, देयर इज अ चांस फॉर रिवॉल्यूशन। तो क्रांति आने वाली है, ये उसका सिंबल है। आगे देखो, गिलोटिन आपका एक वर्ड है जिसे आप भूले नहीं, सिंबॉलिक। वैसे तो यदि आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो गिलोटिन क्या होता है? एक पेपर काटने की मशीन होती है, जो पेपर्स को क्या, उनको जैसे बराबरी करना, उनको सेट करके ऐसे करना। लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था वहां पर, ऐसा बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये, जिसमें ऐसा यहाँ ये ब्लेड है और इसमें यहाँ ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा, जिसमें क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को फांसी दी जानी है उसका सिर रखा जाता है इसमें, ऐसा उसका सिर रख दिया जाता है और यहां से इस ब्लेड को गिराया जाता है। इस ब्लेड को गिराते क्या होता है, उसका सिर बॉडी से, ट्रंक से अलग हो जाता है। और ये वहां पर बड़ा प्रैक्टिस में था। तो ये यहां आपको जो गिलोटिन है ये उस चीज का सिंबल है। किसका सिंबल है? टेरर और डेथ की कंटेम्परेरी सोसाइटी, जिसकी नावलिस्ट ने नावल में थ्रू द नीटिंग, थ्रू द स्टोरी जो बात की है, उसमें कहना चाह रहा है कि उस कंटेम्परेरी एरा में, कहाँ, पेरिस में,
कहाँ? फ्रांस में। हालांकि दोनों की स्थितियां ऐसी थी, लंदन इंग्लैंड की और फ्रांस की ऐसी स्थिति थी, लेकिन यहां थोड़ा कम था उस समय। फ्रांस में बहुत ज्यादा इस तरह की स्थिति हो गई थी। उसका प्रतीक है ये नीटिंग ऑफ मैडम डिफार्ज। ये मैंने आपको बताया कि मैडम जो डिफार्ज है वो कैसे नीटिंग करती रहती है, और ये रिवेंज, बदले का सिंबल है। गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड जो है किसका सिंबल है? लूसी, डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट। और ये गोल्डन थ्रेड लव एंड यूनिटी, किस तरह से पिता और पुत्री फिर से मिलते हैं और फिर से उनमें जो है प्यार। फुट स्टेप्स अप्रोचिंग फेट। लास्ट में हम देखेंगे कि कदमों की आहट सुनाई देती है लास्ट में जब नावल का एंड होता है। तो ये भी आपका सिंबॉलिक है क्या? फुट स्टेप्स अप्रोचिंग फेट। भाग्य मीन्स चेंज, परिवर्तन की आहट, परिवर्तन होने वाला है, इसका सिंबॉलिक संकेत है। और आपके ये क्वेश्चंस तो ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन के रूप में पूछी जानी है भाई, श्योरली जुड़ा नया है ये आपके ग्रेड सेकंड में। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन, दीज आर द क्वेश्चंस। आप ये समझिएगा क्या कहा गया। ओपनिंग लाइन हमारा जो नावल है वो इस लाइन से स्टार्ट होता है। ये पूछा जाता है कि ओपनिंग लाइन ऑफ दिस नावल, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ओपनिंग लाइन आप ध्यान रखें। और आपकी क्लोजिंग लाइन देखो, इट इज ए फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव डन। ये आपके नावल की लास्ट लाइन है। फर्स्ट ओपनिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन आपको ध्यान रखनी है। डिकन्स के बारे में यदि कहा जाए तो डिकन्स ने एज एन एक्टर नाटक में काम किया। उसने अपने बच्चों के साथ स्वयं ने एक एक्टर के रूप में काम किया। और किसमें इसने एक्ट किया? अ फ्रोजन डीप, एक प्ले था इस प्ले में, और यहीं से अपने आप को इसने परफेक्ट किया। यहीं से इसने एज ए राइटर ये सारी चीजें सीखी। फिर इसमें थीम जो है आपका, थीम ऑफ आपका सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्ले। इस प्ले में, जिस प्ले में उसने एक्ट किया, रोल किया, उसकी थीम थी सेल्फ सेक्रीफाइस। और इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये क्वेश्चन पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैरेक्टर है सिडनी कार्टन, ये कैरेक्टर वहां उस प्ले में जो एक्ट किया इसने, उसमें सेल्फ सेक्रीफाइस से इसने इसको दिया। ये आपका जो है आज की डिस्कशन रिलेटिंग टू अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसे अन्य और पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।